हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त हैं, बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेट नंबर 5 का। जो यह सेट हम लोग का चलाया जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत यह हम लोग के क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। इस सेट के तहत जो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, यह पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों, जो यहाँ पे निम्न में से बात की गई है किसकी सीमा नहीं मिलती है, तो जो यहाँ पे बात की जा रही है यह मणिपुर है। ठीक है, किसकी है? तो मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों, यह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो यह मणिपुर की जो सीमा होती है दोस्तों, ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अगर बात किया जाए बांग्लादेश से मिलने वाली जो सीमाएँ हैं किस किस प्रदेश की हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इन तीनों के अलावा भी जो है असम है, यानी असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों की जो सीमा होती है कहाँ से मिलती है? यह मिलती है बांग्लादेश से दोस्तों। अगर बात किया जाए मणिपुर की कहाँ से मिलती है, तो इस मणिपुर की अगर बात किया जाए तो यह बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यह म्यांमार से इसकी मिलती है सीमा। कहाँ से? म्यांमार से। दोस्तों, अगर म्यांमार से बात किया जाए मणिपुर के अलावा और कौन कौन से प्रदेश की मिलती है, तो नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की मिलती है म्यांमार से, मणिपुर की, और उसके बाद मिजोरम की होती है। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा कहाँ से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की जो सीमा होती है मणिपुर के साथ साथ यह मिजोरम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं जो होती हैं म्यांमार से लगती हैं। और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमाएं जो होती हैं बांग्लादेश से। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के कारण पूछा था कौन सी नहीं मिलती हैं, तो ये मणिपुर की नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मणिपुर की जो सीमाएं हैं ये हम लोग म्यांमार के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। दोस्तों, नाबार्ड की अगर बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है। दरअसल ये नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का यह जो होता है बैंक नाबार्ड। ठीक है, नेशनल, देखिए बात की जाए इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसका नाबार्ड का सीधा सीधा फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यह क्या होता है, किस काम के लिए होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्यों बनाया जाता है नाबार्ड बैंक की, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? इसका काम ही होता है दरअसल नाबार्ड का कि क्षेत्रीय ग्रामीण और जो होते हैं बैंक, कृषि एवं ग्राम बैंकों को यह ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि चाहे वो दीर्घकालिक होता है, चाहे वो मध्यकालिक होता है या फिर वह लघुकालिक होता है, यह बैंकों को ऋण देता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो बैंक होते हैं उन्हें ऋण देने का काम करता है नाबार्ड। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं, नाबार्ड की अगर स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? इंपॉर्टेंट होता है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1982 को। और ये नाबार्ड का जो काम होता है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु एक बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 में। यह नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप कहेंगे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड का एक यह स्थापना की गई 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बैंकों का बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड। आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के लिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद देखिए हम लोग ये आज का सेट नंबर 5 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? यानी कि पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, JSN गुप्ता, SB बोस या वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन पूछ दिया है, सीधा सीधा कराची अधिवेशन की बात किया है। तो दोस्तों, कराची अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो ये कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कराची अधिवेशन 1931 में होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो होता है 1929, कब कब करते हैं देख लेते हैं। 1929 में करते हैं, जब लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तब करते हैं। 1929 के बाद भी 2 बार करते हैं, एक बार 1936 में करते हैं और एक बार 1937 में। 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं तो वो लखनऊ का अधिवेशन होता है, 1936 वाला लखनऊ अधिवेशन। और उसके बाद एक जो होता है 1937 में फैजपुर। ठीक है, 1937 में फैजपुर। ये 3 बार जो होता है फैजपुर और उसके बाद लखनऊ और कराची लाहौर अधिवेशन जो होता है ये जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। अब बात किया जाए कि ये
JS सेन गुप्ता, ये कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1933 में हुआ था, JS सेन गुप्ता जी ने किया था, ठीक है। ये महिला थी और ये 1933 में की थी। कब की थी? 1933 में कलकत्ता अधिवेशन। और SC बोस मतलब कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, ये कब कब किए थे? 2 बार करते हैं, एक बार 1938 में करते हैं और 1939 में भी करते हैं, ठीक है। 1938 में करते हैं दोस्तों और उसके बाद 1939 में करते हैं हरिपुरा वाला, ठीक है। तो 1938 और 1939 कौन किया था? यह सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। बात किया जाए यहाँ क्वेश्चन के कारण जो आपका बना था, क्वेश्चन नंबर का ये 3rd का आंसर बनेगा वल्लभ भाई पटेल 1931, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समझ जो रखा गया है दोस्तों आज का, ये ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल से संबंधित जो निम्न कथन है इस पर विचार करना है और देखना है कि इसमें क्या बातें सही है। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, बिल्कुल सही। ताज महोत्सव जब कराया गया था तो यह उत्तर प्रदेश का एक आयोजन, ठीक है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि विश्व धरोहर स्मारकों यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश का ताजमहल। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है कि आपसे पूछा गया है कि सुरक्षा, यानी कि ये देखिए बिल्कुल बात सही है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। रीज़न क्या है? कि ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ठीक है। क्योंकि ताज जो है पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है दोस्तों, जैसा कि प्रदूषण के कारण ही ताजमहल का इस समय देखेंगे कि रंग पीला पड़ रहा है, एसिड रेन होती है, एसिड रेन की वजह से यह ताजमहल का रंग पीला पड़ बनता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है सीधा कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये चारों बातें सही कही गई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपयुक्त सभी। ताजमहल के बारे में ये चारों तथ्य बिल्कुल सही है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो रखा जाएगा, यहाँ पे कही जाती है बातें कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्णकाल युग कहा जाता है। दोस्तों प्राचीन काल में किस वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एरा। क्या किसके काल को कहा जाता है? गोल्डन एरा। दोस्तों ये देखिए गोल्डन एरा किसके काल कहा जाता है, खूब पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो आप कहेंगे मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर मगध वंश। देखिए दरअसल क्या होता है कि दोस्तों ये गुप्त वंश जो होता है, गुप्त वंश को देखिए बात की जाती है प्राचीन भारत में गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। इस समय अगर हम लोग बात करें तो इस समय संस्कृति, कला, साहित्य ये सब अपने चरम पे थी, ठीक है। तो आप कहेंगे गुप्त वंश जो होता है गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान की अगर बात करें, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद होता है वह कहाँ पे बात की जाती है? तो सीधा सा हम लोग करेंगे आर्टिकल जो होता है 25। कहाँ से बातें होती हैं? आर्टिकल 25 से। अब देखते हैं क्या बातें होती हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत। धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही दोस्तों। धर्म प्रचार करने का अधिकार होता है। सिखों को कृपाल धारण करने और रखने का अधिकार है, बिल्कुल सही। सिख समुदाय के लोगों को जो कृपाल होती है वह धारण करने का यह अधिकार दिया गया है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, बिल्कुल वह अपने राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण कर सकते हैं। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इस तरह आप कहेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1, 2 और 3। इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनेगा 1, 2 और उसके बाद 3, ठीक। तो कहेंगे इसमें कि 1, 2 और 3 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के निम्न प्रावधान में से कौन सा प्रावधान प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा च्युति को विवेचित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 74 में अगर बात की गई है तो कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और यह मंत्रिपरिषद जो होगी उसका एक मुखिया होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए होगा। यह आर्टिकल 74 का क्लास फर्स्ट कहता है। किंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात की जा रही है यहाँ पे देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा यानी कि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में ही पूछा गया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो होगा यह उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति दोस्तों ये बात कर दी गई है आर्टिकल 75 के क्लास फर्स्ट में कही गई है कि मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है।
यह प्रधानमंत्री, और उसी क्लास सेकंड में कहा जाता है कि बाकी के मंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। वह मंत्रिपरिषद के मुखिया यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी के मंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। और उसके बाद जो बात कर दी जाती है क्लास थर्ड जो होता है आर्टिकल 75 का, वहाँ पर कही जाती हैं बातें कि जो बाकी के मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि वह उनके पश्चात चाहें तो उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 75। ठीक है, आर्टिकल 75 बेहद इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बनता है आर्टिकल 75। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कहा जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148, कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 148। ठीक है, आर्टिकल 148 यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे कैग से संबोधित करते हैं। ठीक है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है आर्टिकल 178 में इसकी चर्चाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों दरअसल होता है 148, ठीक है, कहाँ पे होती है? 148 में हम लोग देखते हैं कैग को। ठीक है, किसको? कैग को। यह कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर जन अध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बहुत आसानी से बता ले जा सकते हैं। कह सकते हैं कि दोस्तों यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अगर इन्हें बात किया जाए, पदच्युत करने की बात किया जाए दोस्तों, तो इन्हें हटाया जाना ठीक उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के, इंपॉर्टेंट है ये भी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है, पदच्युत किया जाता है। किंतु अगर इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम ही होता है कि यह लोक लेखा समिति के साथ मिलकर घोटाले की जांच करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति। आज का अगला क्वेश्चन होगा, भारत में गिद्धों की कमी का अधिक प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों भारत में देखेंगे इस समय गिद्धों का पतन हो गया है। गिद्ध इस समय क्या है? कम दिख रहे हैं, आपको बहुत कम दिख रहे हैं। रीजन क्या है? अधिक प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे हम आपको कि यह जानवरों को एक दी जाती है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जानवरों को एक दिया जाता है डाइक्लोफेनिक। कौन सा होता है? वह डाइक्लोफेनिक एक दवा होती है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक आप लोग लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक नामक एक दर्द निवारक एक दवा दी जाती है। जोड़ों में दर्द होता है पशुओं को, जानवरों को, तो उन्हें एक दवा दी जाती है, एक इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनिक नामक। और यह उन्हें जब दे दिया जाए, जैसे पशु जब उसके बाद वह मरणोपरांत हुआ, जब उन्हें की जो होती है मांस वगैरह जब देखेंगे गिद्ध खाते हैं, तो गिद्ध क्या होता है, यह डाइक्लोफेनिक का असर होता है पशुओं में, और बाद में उसके बाद गिद्धों का जो होता है, इनके सेवन से गिद्ध का जो अंदर का जो गुर्दा होता है वह वहाँ से लीकेज करता है, यानी कि वहाँ पर वो काम करना बंद कर देता है। तो यही एक कारण है कि जानवरों को देखेंगे कि जो दर्द निवारक ये दवा दी जाती है इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक, इसी की वजह से आज के डेट में हम लोग को गिद्धों की कमी देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना था आपको। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा, डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन की वजह से यहाँ पे जानवरों को दर्द निवारक ये दवा दी जाती है, और उसके बाद इसकी वजह से ये गिद्धों का यहाँ पे जो गुर्दा होता है काम करना बंद कर देता है, और उनका इस समय देखेंगे पतन होने का कारण यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला होगा, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ द ईडू मिरर के ये देखेंगे, चले जाएंगे आप टेलीग्राम पे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए, पसंद आ रही है तो। आइए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। दोस्तों चिपको आंदोलन की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है पादप संरक्षण से। किससे? चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। बात किया जाए तो यह कब शुरू किया गया था दोस्तों? यह 1973 में। ठीक है, 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यह देखेंगे कि यह कहाँ से शुरू हुई थी, किसने किया था? तो दोस्तों ये देखिए कि यानी कि पेड़ों को कटा यानी वनों के संरक्षण से संबंधित था यह चिपको आंदोलन। 1973 में गौरा देवी ने इसे शुरुआत की थी। गौरा देवी कौन? यह गौरा देवी ने शुरू किया था, गौरा देवी ने। ठीक है, गौरा देवी। और ये कहाँ से दोस्तों? तो हम लोग बात करें कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, तो चमोली जिला। ठीक है, वर्तमान का उत्तराखंड तत्पश्चात यानी कि तत्कालीन वर्तमान का यह उत्तराखंड और तत्कालीन उत्तर प्रदेश का चमोली जिला से इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। और आज के डेट में यह उत्तराखंड में है। उस समय उत्तराखंड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से मिलता था। और बात किया जाए इसके और बाकी के नाम कौन से जुड़े रहे हैं, जैसे कि देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और उसके बाद इसमें देखेंगे कि
चंडी प्रसाद, ये कई ऐसे नाम रहे हैं जो कि इस चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इसका काम ही ये होता था कि जैसे कि अगर कोई पेड़ों की कटाई करता था तो इससे जुड़े हुए जितने सदस्य थे वह पेड़ों से चिपक जाते थे पेड़ों के संरक्षण के लिए। इसलिए यह चिपको आंदोलन बहुत हाईलाइटेड रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में इसकी शुरुआत गौरा देवी ने उत्तराखंड के चमोली जिला से इसकी शुरुआत की थी और इसमें जुड़े हुए, जैसे कि हम अभी बात किए हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व भी इस चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों आज के ये हम लोग टॉप 10 सीरीज थी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के दृष्टिगत ये हमारे क्वेश्चन सेट किए गए थे। आपको कैसे लगे जरूर इसे लाइक करके दोस्तों तक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।